पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इस चैनल पर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 भी कहा जाता है के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्या होता है, इसका क्या इंट्रोडक्शन है, इसका क्या मीनिंग है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसका क्या महत्व है और क्या नेचर है, प्रियम्बल है, सभी बातों पर इस वीडियो में मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम या में साक्ष्य शब्द है, साक्ष्य का अर्थ है एविडेंस। ये लैटिन वर्ड एविडेरा EVIDERE एविडेरा से ड्राइव हुआ है और इसके जो फाउंडिंग फादर हैं वो जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन JAMES FITZJAMES STEPHEN स्टीफन, जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन के द्वारा जो 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट का कानून बनाया गया वो वर्तमान में भारत में अभी तक प्रचलन में है। ये 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ। ये एक प्रोसीजरल लॉ है। दो तरह के लॉ इसके पहले आपको जानना आवश्यक है। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ में इंडियन पीनल कोड, इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे कानून आते हैं, जबकि प्रोसीजरल लॉ में CPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट जैसे कानून आते हैं। प्रोसीजरल लॉ प्रक्रिया विधि है, जबकि सब्सटेंटिव लॉ जैसा कि मैंने अभी बताया इंडिया IPC, TP, IPC और हिंदू लॉ वगैरह है। तो एविडेंस एक्ट एक्चुअल में प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन सब्सटेंटिव व प्रोसीजरल के अलावा ये एडजेक्टिव लॉ भी है। इसमें कुछ ऐसे प्रोविजन है जो सब्सटेंटिव पार्ट हैं, जैसे एस्टोपेल का प्रिंसिपल है। तो इस अधिनियम की आवश्यकता का मुख्य कारण इसकी स्कीम क्या है, फाउंडिंग फादर मैंने आपको बताई। प्रोसीजरल लॉ जो ये प्रूव करता है एविडेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, जिसमें इन दोनों सिस्टम में जो भी साक्ष्य किसी मामले में ली जाती है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन एविडेंस प्रोड्यूस्ड होती है, उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू होती है, जिसके आधार पर न्यायाधीश या न्यायालय अपना निष्कर्ष ड्राइव करता है और अपना फैसला मामले के मेरिट्स पर लिखता है। एंशिएंट इंडिया में, हिंदू पीरियड में धर्मशास्त्र के अंदर राजा हुआ करते थे। इसके बाद मेडिवल पीरियड या मुस्लिम पीरियड में ओरल, डॉक्यूमेंट्री, डायरेक्ट और हियर से एविडेंस ली जाती थी, जबकि ब्रिटिश पीरियड में जो कि काजी वगैरह के बाद आज का एविडेंस एक्ट आया, जैसा मैंने आपको बताया, जेम्स फिट्ज स्टीफन इसके होते हैं। लॉ ऑफ एविडेंस इन ऑर्डर टू एसरटेन, एक केस में कौन कौन से फैक्ट्स प्रूफ होंगे या हो सकते हैं, कैसे एविडेंस ली जाएगी, इस बारे में इस साक्ष्य अधिनियम में बतलाया गया है। रेलिवेंट फैक्ट कौन से होंगे जिसे सुसंगत तथ्य कहा जाएगा, इररेलिवेंट विसंगत तथ्य कौन से होंगे, इनकंसिस्टेंट कौन से होंगे, किन पर कोर्ट रिलाय अपॉन करेगा, ये सब चीजें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित की गई हैं। टोटल इसमें 167 धाराएं हैं, 167 सेक्शन है, 11 इसके अंदर चैप्टर हैं और 3 इसके पार्ट्स हैं। सेक्शन 1 to 4 जो है उसमें व्यवस्था दी गई है। सेक्शन 2 रिपील हो चुका है। 1 से 55 तक में 5 से 55 तक रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, कौन कौन से तथ्य सुसंगत होंगे इस बारे में बताया गया है। धारा 56 से 58 फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, कौन से ऐसे तथ्य हैं जिन्हें साबित करने की न्यायालय के समक्ष आवश्यकता नहीं है। धारा 59 से 60 ओरल और डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। 61 से 90 ए में अलग प्रोविजन है। सर्कमस्टेंसेज 91 से 100 तक बताया गया है। इसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ, एस्टापल, विटनेस, नेचर ऑफ एविडेंस वगैरह। तो कुल मिलाकर ये एविडेंस एक्ट रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, अर्थात ये भूतलक्षी प्रभाव रखता है, जिसका अर्थ है पहले के केसेस पर भी ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। और इसके अलावा ये जैसा कि मैंने बताया कि
एस्टॉपिल का जो प्रिंसिपल है धारा 115 इंडियन एविडेंस में, वो सब्सटेंटिव पार्ट है। दूसरा, ये अधिनियम लेक्स फॉरी कहलाता है, अर्थात वहीं के लॉ इस पर एप्लीकेबल होंगे जिस जगह ये केसेस की ट्रायल होती है, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो। प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस बाय द कोर्ट में ये काफ़ी उपयोगी होता है। न्यायालय के न्यायाधीश को जो भी एविडेंस आती है उसी के आधार पर इट हेल्प द जजेस टू डिसाइडिंग द राइट्स ऑफ द पार्टीज। उन अधिकारों, पक्षकारों के अधिकारों का तय इसके अंदर आई हुई साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। मोड ऑफ द प्रूफ क्या है एग्जिस्टेंस में और अदरवाइज ऑफ राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। बेसिकली इट इज ए प्रोसीजरल लॉ। डिस्प्यूटेड फैक्ट्स, एक पार्टी किसी तथ्यों को एलिज करती है, दूसरी उसको डिनाई करती है, तो वो फैक्ट इश्यू के रूप में पार्टीज के प्लीडिंग्स के आधार पर सिविल केसेस में इश्यूज बनाए जाते हैं, जिन पर कौन से तथ्य रेलिवेंट हैं, जो मामले से सुसंगत हैं, ये न्यायालय देखता है। और इसमें एक नो रेस्ट्रिक्शन डिनाई टू द पार्टीज यदि नहीं किया गया है किसी के द्वारा, तो जैसी स्थिति होती है उसका आकलन न्यायालय का न्यायाधीश करता है। पार्टीज एविडेंस लेकर न्यायालय के समक्ष आती हैं। यदि उस पर एविडेंस एक्ट के तहत रेस्ट्रिक्शन न हो तो पार्टीज कितनी भी एविडेंस, कितने भी विटनेसेस न्यायालय के समक्ष ला सकते हैं। इसलिए लॉ ऑफ एविडेंस, फैक्ट्स और एविडेंस पार्टीज जरूर लेकर आती है, लेकिन इस पर ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है और इसके आधार पर जो भी नियम है उन्हीं के आधार पर पार्टीज को साक्ष्य न्यायालय के समक्ष देनी होती है। 3 तरह के गोल्डन रूल्स एविडेंस एक्ट के बतलाए गए हैं। उसमें एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इश्यू। कोई भी साक्ष्य जो मामले से संबंधित दी जाएगी वो मैटर इन इश्यू से रिलेटेड एविडेंस ही आनी चाहिए, पहला नियम यह है। दूसरा, हियर से एविडेंस या अनुश्रुत साक्ष्य, सुनी सुनाई साक्ष्य को मस्ट नॉट बी एडमिटेड, मतलब डायरेक्ट एविडेंस होगी तो ही वो ग्राह्य की जाएगी। हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। तीसरा प्रिंसिपल है द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। सभी मामलों में जो भी साक्ष्य है वो बेस्ट साक्ष्य, सर्वोत्तम साक्ष्य दी जानी चाहिए। लेक्स फोरी, जैसा कि मैंने बताया, इंडियन एविडेंस एक्ट लेक्स फोरी ऐसा लॉ ऑफ द फोरम है जो उस कोर्ट के रूल्स जो भी हैं वो इस पर ट्रायल में एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, अदर मैटर्स हो। इंडियन एविडेंस 1872 इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ये भारत के संपूर्ण देश में ये लागू है और अभी जम्मू एंड कश्मीर को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर लागू होता है, कोर्ट मार्शियल पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन आर्मी, नेवल, इंडियन नेवी एफिडेविट पर और आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेटर की कार्यवाही पर एप्लीकेबल नहीं होता। 1 सितंबर 1872 से इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल हुआ है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर जैसा मैंने बताया एप्लीकेबल है, लेकिन ये नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग, एफिडेविट और प्रोसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रेटर पर एप्लीकेबल नहीं है। तो कुल मिलाकर इसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताई कि एक तो ये प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रिया विधि है, और इसके फाउंडर थे जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन। दूसरा, ये 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट है। ये मामले में कौन सी साक्ष्य दी जानी है, कौन सी साक्ष्य सुसंगत है, कौन सी साक्ष्य न्यायालय ग्राह्य करेगा, विटनेसेस कैसे एग्जामिन होंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, एस्टॉपिल का प्रिंसिपल क्या होगा, ये सारी चीज़ें बतलाता है। दूसरे, इसमें टोटल 167 सेक्शन है, 11 चैप्टर हैं, 3 पार्ट हैं, और ये लेक्स फोरी है जो कुल मिलाकर रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। वहीं के लॉ एप्लीकेबल होंगे प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस में। दूसरा, 3 तरह के प्रिंसिपल मैंने बताया। मैटर इन इशू जो भी होंगे, मैटर इन इशू इज रिलेटेड, इसमें एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू। दूसरा, हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। तीसरा, द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। तो ये मेरा एविडेंस के इंट्रोडक्शन के संबंध में एक मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई। मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप, यदि अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर अपने मित्रों, दोस्तों को करें। आज इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।